तो सरनकर जी, सार्थक पहल बदलाव हमसे हैं में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, वंदन है। जी नमस्कार मित्रों, आज हमारे बीच में उद्यानिकी विस्तार अधिकारी श्री नगेंद्र सरनकर जी हमारे बीच में उपलब्ध है और आज हम उनसे नर्सरी के विषय में, विशेष रूप से वो पौधे जो हम बागवानी के रूप में इस्तेमाल करते हैं, घरों में एवं औषधि के रूप में जिन पौधों का इस्तेमाल करते हैं, उनके विषय में हम विस्तार से इनसे चर्चा करेंगे। तो एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे इस सार्थक पहल में। जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सरनकर जी, मुझे ये बताइए कि ये जो उद्यानिकी विभाग है, इसमें हम कौन कौन से पौधे तैयार करते हैं? एक्चुअली में जो नर्सरी में जो पौधे हैं, जितने भी फलदार पौधे हैं, उद्यानिकी से संबंधित जितने भी पौधे, फल फूल साग सब्जी और जो मसाले वाले जो पौधे, ये सारी उद्यान की फसलें कहलाती है। जी। तो हमारे यहाँ पे जो नर्सरी में जो पौधे तैयार किए थे, मुख्य रूप से इसमें फलदार पौधे पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। जिसमें मुख्य रूप से आम हुआ, तो आम की हमारे यहाँ नर्सरी में काफ़ी पौधे तैयार करते हैं, बहुत सारी वैरायटी, जैसे लंगड़ा है, दशहरी है, चौसा है, फजली है, आम्रपाली है, मलिका है। जो हमारे यहाँ बैतूल ज़िले में जो वैरायटी ज़्यादा चलती है, वो पौधों को हम लोग तैयार करते हैं यहाँ पर। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि जैसे उद्यानिकी में आपकी जो नर्सरी है, वहाँ पे जो पौधे तैयार करते हैं, तो कुछ पौधे जैसे घरों के अंदर लगाने वाले और घर के बाहर लगाने वाले, क्या कुछ अलग अलग पौधे होते हैं? जी हाँ, कुछ पौधे ऐसे इंडोर पौधे भी रहते हैं, कुछ पौधे जो घर के अंदर हम लगा सकते हैं। बस अंतर ये होता है, उसमें थोड़ा सा ध्यान हमको ये रखना पड़ता है कि जैसे इंडोर पौधा हमने अगर तैयार किया तो दो पेरेलल पौधा रखना पड़ते हैं। जैसे एक पौधा हमने ये है कि जैसे दिन में इधर दिन में अगर बाहर रखा है, और एक पौधा हमने रात अंदर रखा हुआ है दिन में, तो हमको चेंज करना पड़ता है कि जो अंदर वाला जो पौधा है उसको हमको रात जैसी होती है, शाम हुई, उसके बाद में हमको उसको निकाल के बाहर रख देना है और बाहर वाले पौधे को अंदर रख देना है। तो उससे ये है कि हम लोग उसको यानी कि ज़्यादा लंबे समय तक ये कर सकते हैं। जैसे कि हम अगर मान लो अंदर अगर वो पौधे को काफ़ी लंबे समय तक अगर वो रखेंगे, तो उसको रोशनी और धूप वगैरह नहीं मिल पाएंगे, तो वो पौधा उतना अच्छा सर्वाइवर नहीं कर पाएगा। ये जो आजकल जो ट्रेंड देखने को मिलता है, जो चलन है कि जो टेरेस फार्मिंग जो की जा रही है, जी टेरेस फार्मिंग, तो इसको और बेहतर तरीके से करने के लिए आपके क्या सुझाव हो सकता है टेरेस फार्मिंग के लिए? हाँ, आजकल क्या बहुत सारे उपकरण हमारे पास उपलब्ध होने लग गए, प्लास्टिक के बड़े बड़े ट्रे मिलने लग गए हैं। पहले क्या होता था कि हम लोग एक पॉलीथीन बिछा देते थे और उस पर मिट्टी बिछाकर उस पर हम लोग पौधे तैयार कर लेते थे। कई बार ये होता, बहुत सारी चीज़ें देखने में आई हैं कि हमारे यहाँ वो पानी नीचे चला जाता था, तो ये शिकायत आने लग गई थी कि वो टेरेस से पानी अंदर आने लग गया है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि बड़े बड़े से ट्रे आने लग गए हैं, उसमें हम लोग मिट्टी गोबर खाद का जो मिश्रण बना के उस पर हम आसानी से पौधे तैयार कर सकते हैं। और क्या बेनिफिट हो सकता है? जैसे अभी जैविक खेती का ज़्यादा चलन में हो रहा है। जी, जैविक खेती क्या है, ऑर्गेनिक फार्मिंग के नाम से जो है वो स्कूलों में, कॉलेजों में, जो सामाजिक संस्थाएं हैं, वो बहुत अधिक प्रचार प्रसार कर रही हैं कि हर व्यक्ति चाहे तो अपने घरों में भी सब्जी का उत्पादन कर सकता है। तो इसके विषय में क्या विचार है? जी बिल्कुल सही है सर, आपका कहना है कि अभी जो जैविक पे पूरे प्रशासन भी उस पर पूरा जोर दिया है, उनके तरफ से भी पूरे कोशिश की जा रही है कि अधिक से अधिक हमारे यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग खेती हो, जैविक खेती हो। हम लोग देख रहे हैं कि अभी अधिक मात्रा में पेस्टिसाइड का उपयोग हो रहा है। हर एक 5-7 घर के बाद में हमको ये दिखाई पड़ा था किसी को बीपी हाई हो गया, शुगर हो गया, क्योंकि हमारा जो खान पान, जो दवाइयाँ अधिक कीटनाशक, जो अत्यधिक मात्रा में जो कीटनाशक का उपयोग हो रहा है, उससे भी कहीं ना कहीं हमारे शरीर पर इफ़ेक्ट हो रहा है। तो हमको ये चाहिए कि भाई हमको अगर इस सब चीज़ से बचना है, तो
तो हमको ऑर्गेनिक खेती की ओर फिर से अग्रसर होना पड़ेगा। हमने देखा कि एक उदाहरण बताना चाहूँगा मैं। आपने देखा होगा गांव का जो बच्चा छोटा जी, वो बिगर कपड़े पहने मिट्टी डाल लेगा उसके ऊपर, हाँ। और खेलेगा, उसको कभी कोई बीमारी नहीं होता है। वही चीज़ हम अगर एक शहर की ओर आते हैं, अरे वो बच्चा देखना है, अगर मान लो उसको अगर थोड़ा सा उन्हें धूल डाल ली तो तुरंत उसके मम्मी पापा, हाँ, बीमार हो जाता है, और उसकी मम्मी पापा उसको तुरंत हॉस्पिटल ले जाते हैं। तो ये चीज़ हमको देखने को मिलता है कि पहले क्या होता था कि हमारे यहाँ जो खेती करते थे उसमें रासायनिक दवाइयों का उपयोग नहीं होता था। जो सब्जियां फल जो निकलते थे बहुत स्वस्थ और हेल्दी रहते थे। कीटनाशक नहीं होने के वजह से क्या उसका टेस्ट बहुत अच्छा हुआ करता था। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि उसके टेस्ट में भी अंतर आने लग गया है। जैविक खेती हम बड़े आसानी से कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पे बैतूल में काफ़ी अच्छे सेमिनार भी हुए। डॉक्टर सुभाष पालेकर जी के एक सेमिनार में बड़ी अच्छी चीज़ें सामने आई, और हमारे यहाँ कुछ कृषकों ने किया भी है उसको। कि देखने में ये आया है कि अभी जैसे उन्होंने एक फार्मूला बड़ा अच्छा बनाया है कि 1 एकड़ के लिए मात्र 10 किलो गोबर की खाद की आवश्यकता होती है एक बार में। तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा फार्मूला, उन्होंने, अगर मैं उसको विस्तार से बताऊंगा तो बहुत, लेकिन एक उन्होंने जो फार्मूला जो बनाया है कि भाई 10 किलो गोबर खाद, 100 लीटर पानी, 2 किलो गुड़, 2 किलो दलहन वाली फसल का आटा, और 1 मुट्ठी बड़ी या पीपल के नीचे की मिट्टी, क्योंकि उसमें जो बीट्स, जो पक्षी बैठते हैं, जो बीट्स, तो उसमें जिंदे जीवाणु पाए जाते हैं। एक बड़ा अच्छा मिश्रण उन्होंने तैयार किया। उससे हम लोग घर पे भी हम लोग उस पर ये कर सकते हैं, एक टॉनिक के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं, और फ्लैट खेत में भी हम उसको डाल सकते हैं उसको। तो उससे हमारी ज़मीन की उर्वरा शक्ति निश्चित रूप से हम बढ़ती भी है, और काफ़ी अच्छा सुधार आ रहा है अभी जो लोग कर रहे हैं यहाँ पर। क्या जैसे अभी हमारी ज़मीन को आदत पड़ गई है रासायनिक उर्वरकों की जी, और किसान भी जो है वो उसकी जो मात्रा है वो लगातार बढ़ाते जा रहा है। तो यदि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करें, ये गोबर की खाद वगैरह ये डालें, तो क्या उत्पादन हमारा तुरंत बढ़ जाएगा या कुछ असर पड़ेगा उससे? नहीं, निश्चित रूप से सर। अगर मान लो हम वो चीज़ को अगर करेंगे पहले स्टार्टिंग में, तो हमारा उत्पादन थोड़ा सा कम आता है। लेकिन हम अगर उसको धीरे धीरे करते हैं तो आय में हमारी कमी नहीं आएगी। जैसा हमारा अगर हम लोग रासायनिक उससे करते हैं, जो हमारे इसमें अगर मान लो इसमें अगर दुगना उत्पादन हो रहा है, लेकिन ये हम जब ऑर्गेनिक से करते हैं कि निश्चित रूप से इसके हमको रेट डबल मिल जाते हैं। क्योंकि कोई आदमी ये नहीं चाहेगा कि भाई मुझे विष रहित दवाई चाहिए, वो अपने को फल चाहिए या सब्जी चाहिए, वो भी चाहेगा कि मुझे अच्छी चीज़ें मिले। बिल्कुल। लेकिन जैसे मार्केट में बिकने के लिए आई, जब मान के चलो गेहूँ आया, बैगन आए, हरी सब्जी भाजी कोई भी चीज़ आई, तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये ऑर्गेनिक है? ये कैसे पता चलेगा? ये तो एक तो ये है कि आजकल क्या हुआ है कि शासन ने बहुत सारे एक हाट बाज़ार एक निर्धारित कर दी है कुछ जगह पे कि भाई यहाँ ऑर्गेनिक ही होगा। अभी आपने देखा होगा अभी टीवी पे अभी डेली अभी बता रहे हैं कि अभी भोपाल में भी ये हो रहा है कि एक ऐसे स्टॉल बना रहे हैं हर ज़िले में या गाँव में भी। आजकल ये हो गया कि हमको ये पता है कि गाँव में जो गाँव के लोग आते हैं वो अक्सर देखना है कि आपने टोकनियों में जो सब्जियाँ लेके आते हैं, हमने अक्सर वो बेचारे ये उनके पास कोई दवाई लाने के साथ, वो दवाई खरीदने के भी कई बार पैसे नहीं होते हैं। उन लोग नेचुरल के अपने उसमें गड्ढे करके बढ़िया गोबर की खाद उपयोग करके, तो आपने देखा होगा कि जब भी हम ये चीज़ें जब खरीद के लाते टोकनी वाले के वहाँ से, उसका टेस्ट और जो एक बड़ी बड़ी जो दुकानें लगी रहती है और जो बाहर से माल आता है उसके टेस्ट में आपने देखा होगा बहुत अंतर आएगा। तो कोशिश ये करें कि हम लोग जो गांव से जो लोग आते हैं उनको पहले प्रायोरिटी दी जाए। जी बिल्कुल। ये एकदम बड़ी अच्छी बात बताई आपने। ये जो रासायनिक उर्वरक है इनका बहुत अधिक उपयोग होने के कारण जो सब्जी भाजी या खाद्यान्न है, पानी है, इनके माध्यम से ये हमारे शरीर में जो एकत्रित हो रहे हैं और हमारे शरीर के ऊपर बड़ी जो बुरा इफेक्ट इनका पड़ रहा है। सर, कुछ बीमारियों के नाम बता सकते हैं क्या जो सिर्फ और सिर्फ रासायनिक उर्वरकों की वजह से ही हो रही है? जी जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पे पास में ही कृषि वैज्ञानिक केंद्र है जी। वहाँ इतने अच्छे हमारे पास वैज्ञानिक लोग हैं।
वो हमेशा कृषकों को एक सलाह देते हैं कि भाई हमको अत्यधिक मात्रा में रासायनिक खाद का उपयोग नहीं करना है। लेकिन होता ये कृषक ये चाहता है कि भाई अगर मुझे यहाँ मेरे खेत में अगर कोई कीट लग गया तो एक ही बार में ख़त्म हो जाना चाहिए। बिल्कुल। केवी के जो बड़े बड़े जो हमारे यहाँ जो साइंटिस्ट लोग वो हमेशा सलाह देते हैं कि पहले हमको ये स्प्रे करना चाहिए, उसके बाद में ये स्प्रे करना चाहिए जी। अगर हम उनकी सलाह से अगर हम लोग अगर स्प्रे करते हो तो निश्चित रूप से हमको जो बीमारियां जो आ रही है उसका हमको सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन हम लोग अति यानी कि अनावश्यक जो कीटनाशक दवाइयाँ का उपयोग करते हैं, निश्चित रूप से इससे हमारे शरीर पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट। और हमने देखने को मिल रहा है कि अभी कुछ जगह यहाँ तो अगर हमारे पास में कम है, लेकिन हमने अभी देखा कि अधिकतर मात्रा में कैंसर बहुत ज़्यादा मात्रा में निकल रहा है जी। तो उसका सबसे मेन मुख्य कारण यही है कि जो अत्यधिक मात्रा में रासायनिक दवाइयों का उपयोग जी। बिल्कुल, बड़ी ये एकदम मुद्दे की बात आपने बताई, क्योंकि अभी तक जो कैंसर के बारे में ये बात सुनते रहते हैं कि जो अत्यधिक तंबाकू, गुटखा, पान इसका सेवन जो करता है उसको कैंसर होता है, ये हम अभी तक सुनते आए थे। लेकिन अभी हम नज़दीकी उदाहरण देखें तो ऐसे लोगों को भी कैंसर हुआ है जिसने कभी बीड़ी, सिगरेट या गुटखे का सेवन ही नहीं किया हो। तो शायद इसका कारण ये रासायनिक उर्वरक हो सकता है जो फसलों के माध्यम से, सब्जियों के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश करता है। हाँ, निश्चित रूप से सर खान पान से इसका असर पड़ता है बॉडी के अंदर जी। हमने बहुत सारे हमारे जो रिसर्च आए तो उन्होंने कई बार क्या होता है, बहुत सारे बड़े बड़े जो सेमिनार होते हैं उसमें कई लोग बड़े अच्छे टेक्निकल चीज़ें बताते हैं कि अगर मान लो एक थोड़ा सा भी अगर हमारे हाथों में अगर चिपक गई कोई चीज़ें खाने के माध्यम से या सब्जी या वेजिटेबल या फ्रूट्स के माध्यम से, वो निश्चित रूप से हमको ऐसा लगता है कि वो दिखने में तो बड़ा छोटा सा लगता है, हम लोग देख भी नहीं पाते कई बार। लेकिन अगर हमारे हाथ वो निश्चित है कि हमको अभी नहीं, लेकिन हमारे 5 साल बाद 10 साल बाद वो हमारे शरीर पे इफेक्ट पड़ना है उसका। इसी कारण शासन का भी अभी उद्देश्य यही चल रहा है कि भाई हम अधिक से अधिक कृषकों को समझाई दी जा रही है कि हम लोग रासायनिक दवाइयों का कम प्रयोग करें और अपने प्रयास ये हो कि हम जैविक खेती का ज़्यादा चलन मिला है जैविक खेती को। मैं ये भी पूछना चाह रहा था, जैविक खेती यदि हम करते हैं तो क्या कृषि लागत में भी अंतर हो सकता है? निश्चित रूप से अगर रासायनिक अगर खाद की बात करें और जैविक खाद अगर की बात करते हैं तो अंतर काफ़ी है दोनों में। अगर हम जैविक खेती को अगर ये कर दो पहले साल तो हमको निश्चित रूप से हमको वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। रासायनिक खाद में ऐसा है कि तुरंत तो सारे तत्वों की भरपाई हो जाती है। लेकिन अगर हम ये चीज़ को अगर लगातार करते हैं तो 2-3 साल बाद में निश्चित रूप से हमारी आय में सुधार आएगा उसमें, और हमारे जो पौधे की जो वो है रोग प्रतिरोधक क्षमता रासायनिक पौधों की अपेक्षा ज़्यादा रहती है, तो उसमें वैसी कोई बीमारी नहीं होती है। हाँ, बीमारियों के ऊपर जो खर्चा होता है वो भी बच जाता है हमारा पूरा। बिल्कुल। बहुत सर, अभी क्या है, मैं आपके नर्सरी में गया था जी, तो वहाँ एक पौधा मुझे बड़ा खूबसूरत लगा और वहाँ जो कर्मचारी आपके हैं उनसे पूछा गया इस पौधे का नाम क्या है, तो उन्होंने इसका नाम लक्ष्मी तरु बताया। तो हमारे जो दर्शक हैं वो भी और मेरी खुद की ये जिज्ञासा है कि आप थोड़ा लक्ष्मी तरु के विषय में विस्तार से समझाइए कि ये पौधा है क्या। सर, जो लक्ष्मी तरु का जो पौधा आपने अभी जो देखा है यहाँ पे जी, एक्चुअली में लक्ष्मी तरु है, एक्चुअली में अफ्रीका के अल सल्वाडोर का पौधा है जी। इसका नाम सेमरूबा ग्लाउका है, बॉटनिकल जो नेम है जी। और हमारे यहाँ भारत के अंदर श्री रविशंकर जी ने, जो आर्ट ऑफ लिविंग के संचालक भी है जी, सबसे पहले श्री रविशंकर जी ने हमारे यहाँ इंडिया लेकर आए थे। हमारे यहाँ इंडिया में डॉक्टर श्याम सुंदर जोशी जी ने इस पर कई लंबे समय तक इस पर रिसर्च की जी। तो इसमें ये पाया गया है कि इसके अंदर जो सेमोर्बिया पदार्थ निकलता है ये कैंसर के लिए सबसे बड़ा एंटीबायोटिक का काम करता है। और हमारे यहाँ बैतूल ज़िले में 2007 में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बेंगलोर में हुई थी जी। तो वहाँ हम लोगों ने जब इसके बारे में सुना तो हमारे मन में एक जिज्ञासा हुई कि यार क्यों ना ये हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में भी होना चाहिए।
तो इसके लिए वास्तव में जो कई टेक्निकल चीज़ की ज़रूरत थी। हमको ये नहीं पता था कि अगर ये अफ्रीका का पौधा है तो हमारे यहाँ जर्मिनेट कैसा होगा, वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा होगा। तो इसमें कई एग्रोनॉमिस्ट हुए, आर्ट ऑफ लिविंग के जो एक सीनियर जो टीचर है अपने केशव व्यास जी, इन्होंने सीड वहाँ से प्रोवाइड करवाया। फिर हम लोगों ने काफ़ी इस पे ये करा। इसमें अपने प्रकाश जैन जी जो है, जो एग्रोनॉमिस्ट है हमारे बैतूल में, इनसे भी कई टेक्निकल मार्गदर्शन लिया गया। फिर ये हुआ कि हमारे साथ कई 1-2 साल बाद हमको वहाँ पौधा हमारे यहाँ तैयार हो पाया, क्योंकि होता ये था कि उस ठंड के समय बीज आता था जी, तो हमको टेम्परेचर में वो सीड जर्मिनेट नहीं हो पाता था। हुआ ये कि हम सीड वहाँ से कई बार हमने 8 किलो बीज लाया, लेकिन उसमें एक भी पौधा तैयार नहीं हुआ। क्या? फिर उसके बाद में हमने जब समय पे हमको ताज़ा बीज जो मिला वहाँ पे, और हम जब वहाँ से लेके आए मई जून के उस समय, वो पौधे में लगभग 380 पौधे तैयार हुए। और बैतूल ज़िले में या एमपी में अगर कोई पौधा, अगर बड़ा पौधा दिखता है तो अधिकतर पौधा वो यहीं से गया वाला है सब। और अभी हम लोग जो वर्तमान में देख रहे हैं कि लक्ष्मी तरुण से कई ऐसे रिज़ल्ट आए हैं जो बॉम्बे और हैदराबाद से कई लोग जो वापस आए, उन्होंने जब इसका उपयोग किया तो वो काफ़ी स्वस्थ रहे। उनको डॉक्टर ने मना कर दिया था कि भाई आपकी 4th स्टेज हो गई है और इनको ज़्यादा समय है नहीं, आप घर पे ले जाके सेवा करें। जब उन लोग के हमने जब अनुभव सुने, जिन्होंने यहाँ सेवन करना चालू किया, तो काफ़ी सकारात्मक रिज़ल्ट आए। इसका मतलब ये हुआ, हम देखें प्रैक्टिकल देखने में ये आया है कि ये कैंसर के लिए काफ़ी लाभकारी है। एक सबसे अच्छी बात ये इसमें समझ में आई कि जब हम लोगों जब वहाँ कॉन्फ्रेंस में गए बेंगलोर में तो जो वहाँ पे जो प्रेजेंटेशन चल रहा था, तो इसने बताया कि इसके अंदर जो इसकी जो लिप्स के अंदर जो सेम्यूरुबिया पदार्थ निकलता है, वो कैंसर के लिए सबसे बड़ा एंटीबायोटिक का काम करता है। और पौधे का नाम ही लक्ष्मी तरु है। तो उसको अगर उसका जब पूरा हम लोग जब उसका देखा प्रेजेंटेशन, तो उसमें देखा कि उसका बीज से लेके उसकी पत्तियाँ, उसकी जड़ें, उसका तना, हर चीज़ काम है। आर्थिक रूप से अगर उसका कैलकुलेशन करते हैं तो पूरा पौधा ही वास्तव में लक्ष्मी तरु जो नाम है वैसे ही उसका काम भी है। उसका जो सीड है उससे ऑयल फ्लू भी बनता है, मक्खन और बटर भी बनाते हैं उसका। तो अगर देखा जाए तो ये कितना, यानी कि अगर कृषकों के यहाँ अगर पौधा लग जाता है तो अगर मान लो अगर उसमें उसकी जो डॉक्टरों ने जो रिसर्च किया उसमें ये पाया गया कि एक कई सारी बीमारियों के काम में आता है। हमारे शरीर के अंदर अगर मान लो कोई बॉडी के अंदर इन्फेक्शन हो जाए उसके काम में आता है। कैंसर के काम के साथ साथ बॉडी को भी, हाँ, दूसरी बीमारियों में भी बहुत ज़्यादा लाभकारी है। तो इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि इसके जो जब लोगों ने उपयोग कर रहे हैं और जब रिज़ल्ट आए, ऑक्सीजन लेवल इसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है इस पौधे में। तो मेरा कहना ये है कि अगर वास्तव में जब उसकी वैल्यूज़ इतनी ज़्यादा है तो हर एक घर में ये पौधा होना चाहिए। ऑक्सीजन की मात्रा सबसे ज़्यादा वो पाई जाती है इसके अंदर, और ये पौधा पूरे साल भर हरा रहता है। हाँ, मैंने नेट पे सर्च किया था, जैसे ही वो उन्होंने बताया कि ये लक्ष्मी तरु का पौधा है, तो मैंने नेट पे सर्च किया इसे और देखा तो इसकी पत्तियाँ भी बहुत हरी दिख रही थी, पौधा भी बहुत खूबसूरत है जी, बहुत ही खूबसूरत, और उसमें इतने अच्छे औषधीय गुणों से भरपूर बताया गया कि जिसकी हद नहीं। और एक बात ये देखने में आई कि इसकी जो पत्तियां हैं वो डॉलर में बिकती है जी। तो इसका क्या डॉलर में बिक रही है? पत्तियां तो इतनी सारी है, तो इसमें ऐसा क्या है सर? एक्चुअली में हम लोग ऑनलाइन में अगर हम सर्च मारते हैं जी, तो ये देखना है इसके एक्चुअली में इसकी वैल्यू ये है जो अफ्रीका में इसका जो मार्केट वैल्यू है इसकी $197 की 200 लिप्स। मतलब अगर हम अपने यहाँ अगर कैलकुलेशन करते तो 7 से 8 हज़ार रुपये की पत्तियाँ होती है। तो अगर मान लो अगर हम लोग यहाँ अगर हमारे यहाँ तो आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी होती नहीं है लोगों की, और गांव का व्यक्ति अगर मान लो कोई ऐसी बीमारी से अगर पीड़ित हो तो वो लाना संभव नहीं हो। तो ये अच्छी बात है। बैतूल ज़िले में एक बड़ा अच्छा काम किया है कि आर्ट ऑफ लिविंग के माध्यम से यहाँ पे पौधे लगाना चालू हुआ था,
और उसके बाद में उसकी गति काफ़ी उतनी तेज़ नहीं थी, लेकिन हमारे जो एक मार्गदर्शक बबलू हेमंत चंद दुबे जी बैतूल में, उनको जब इसके बारे में पता चला तो बोले क्यों ना हम हमारे ज़िले में हर एक गांव में एक पौधा पहुँचाए, ताकि वो हमारे यहाँ पे अगर एक पौधा एक व्यक्ति के यहाँ लगता है, अगर उसकी जो इतना महत्व है उसके पौधे का, इतनी सारी डिसीज़ में काम में आता है वो, तो अगर एक पौधा भी अगर एक व्यक्ति के यहाँ लग जाए तो वो एक डॉक्टर का काम करता है। तो हम लोगों ने प्रयास किया है पूरे, उसमें बहुत सारे शासकीय वर्ग हैं, इसमें कुछ डॉक्टर लोग भी उसमें काम कर रहे हैं, सामाजिक कार्यकर्ता बहुत सारे काम कर रहे हैं। तो इसमें ये हो रहा है कि हम लोगों ने अभी प्रयास किया कि बैतूल ज़िले के हर एक गांव में पौधा पहुंचाने का काम हुआ है इस साल बबलू भैया के नेतृत्व में, और हम लोग का भी प्रयास चल रहा है कि हर एक गांव में हर घर में पौधा लगे। ये तो तैयारी हमारी ऐसी चल रही है। सबसे अच्छी बात है कि हमारे जो उप संचालक महोदय जी है वीके सर, जब उनको जब इस चीज़ के बारे में पता चला तो उन्होंने भी सारी नर्सरियों को भी पर भी जोर दिया कि भाई ये हमारे यहाँ पौधा तैयार हो, और इसका एक नॉमिनल रेट शासकीय रेट इस पर 30 रुपये रखा कि हर व्यक्ति को आसानी से उपलब्ध हो जाए। तो ये जो 30 रुपये में यदि हमें इतना अच्छा पौधा मिल रहा है तो क्या भारत में भी हम इसका कॉमर्शियली इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल हाँ, करते अगर करना चाहते हो। लेकिन एक सबसे अच्छी बात है, हमारे यहाँ पे बैतूल ज़िले एक ऐसा ज़िला है जहाँ से पूरे मध्य प्रदेश और कई राज्यों में भी हम लोग फ्री पत्तियाँ पहुँचाने का काम कर रहे हैं, और एक वास्तव में बड़ी अच्छी एक सार्थक पल है कि सारे लोग मिलके जो काम कर रहे हैं। क्योंकि हमने देखा कि जिस व्यक्ति के घर में पेशेंट होता है कैंसर का, वो बेचारा मानसिक रूप से तो परेशान होता है, साथ में आर्थिक रूप से भी परेशान होता है। लेकिन अगर हम लोग इतनी सी अगर मदद हम लोग अगर सब लोग मिलके कर देते हैं तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति के लिए एक बड़ा एक संबल का काम हो जाता है, और एक हम उसको इससे अच्छा और क्या कर सकते हैं इसके। मैं और ये पूछना चाह रहा था कि जो लक्ष्मी तरू का पौधा है, ये सिर्फ कैंसर के लिए एंटीबायोटिक के रूप में काम करेगा या किसी भी प्रकार की जो शारीरिक बीमारी है, व्याधि है, उसके लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ, ये एक्चुअली में जो इस पे जो रिसर्च हुई, ये बहुत सारी बीमारियों पे काम में आता है। हाँ। शुगर पे भी बड़े अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। अभी कोरोना काल में एक बहुत अच्छा ये हुआ कि यहाँ पे एक अपने टिमन्नी के पास में एक पेट्रोल पंप है, उनकी सिस्टर अंतिम स्टेज में थी कोरोना उसमें, उनको ब्लड कैंसर भी था। हाँ। उन्होंने जब उसका उपयोग किया वहाँ पे इंदौर, डॉक्टर ने उनको मना कर दिया था कि भाई ये कल परसों ये हो जाएगा इनका। उन्होंने तो वो कोरोना तो ठीक हुआ ही हुआ, साथ में उनका अभी ये कंडीशन है, उनका जो ब्लड कैंसर है उनकी रिपोर्ट भी बड़ी सकारात्मक आई है और काफ़ी अच्छा सुधार है, और आज भी बढ़िया मस्त है वो, बहुत ही बढ़िया। तो सबसे अच्छी बात तब मेरे को देखने में आई कि उन्होंने सिर्फ 2 पौधे के लिए वहाँ से गाड़ी यहाँ भिजवाई। अच्छा। तो फिर उन्होंने जब ये सब सारी चीज़ें बताई तो निश्चित रूप से जब प्रैक्टिकल हम जब ये रिज़ल्ट देखते हैं, बिल्कुल। तो हर एक व्यक्ति के घर में ये पौधा होना चाहिए। मैं ये पूछना चाह रहा था कि हम हर घर में पौधा तो पहुंचा देंगे ही जी, और चूंकि अभी पर्यावरण के ऊपर सरकार भी ध्यान दे रही है, सभी इस बात के लिए जागरूक भी हो रहे हैं, तो एक साथ हमारे दोनों काम हो रहे हैं, एक स्वास्थ्य की रक्षा भी हो रही है और पर्यावरण को भी हम सुरक्षित इसके माध्यम से रख सकते हैं। लेकिन पौधा घर में पहुंचने के साथ साथ हमें उसकी विधि का ज्ञान भी होना बहुत ज़रूरी है कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। जी, एक्चुअली में जो लक्ष्मी तरू का जो पौधा है, इसका लीव्स जो डॉक्टर श्याम सुंदर जोशी जी हैं, जो हमारे इंडिया में रिसर्च से हुई, उन्होंने एक फार्मूला तैयार किया है कि 5 से लेकर 10 किलो वज़न पर एक पत्ती उपयोग में लाई जाती है। जैसे अगर मान लो किसी व्यक्ति का वज़न अगर 10 किलो है तो हमको उसकी मैच्योर्ड जो लीव्स से है उसको हमको 10 पत्ती लेना है। वो स्टील का जो मीडियम वाला गिलास आता है उससे हमको लगभग 3 गिलास पानी लेना है और स्टील के बर्तन में ढक्कन बंद करके मध्यम आंच पर 20 मिनट तक बॉईल करना है। तो जैसे सबसे अच्छा तरीका ये होगा कि हमको शाम को बॉईल कर दें और रात भर ढका रहने दें, तो उसका जितना अर्क है वो पूरा निकल जाता है उसमें। तो उसको लेने का एक विधि है उसकी उन्होंने जो बताई है
कि हम सुबह खाली पेट एक बाग ले लें, दोपहर में खाना खाने के 1 घंटे पहले और शाम को खाना खाने के 1 घंटे पहले। फिर हम शाम को फिर ऐसी ही प्रोसेस करें। हाँ। फिर शाम को बॉयल कर 10 पत्ती रख दी बॉयल करने के लिए। तो हम ऐसा एक रोटेशन बना सकते हैं उसके। और एक सामान्य व्यक्ति ने भी इसको 7-8 दिन तक ले सकते हैं। बीमार होने का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। बीमारी पता चले उससे पहले भी हम इसे प्रिकॉशन के रूप में बिल्कुल ले सकते हैं। एक छोटा सा और क्वेश्चन था मेरा, क्या जैसे ये फार्मूला निर्धारित बताया उन्होंने 5 से 10 किलो पर 1 पत्ती जी, या यदि इसकी मात्रा यदि ज़्यादा कर दी हमने तो क्या उसका बैड इफेक्ट पड़ेगा? नहीं, बैड इफेक्ट नहीं है। कई बार क्या इसकी तासीर भी थोड़ा क्या होता, अधिकतर हमने ये देखने में आया कैंसर का जो व्यक्ति है जी, वो क्या एक तो कीमो चलते जिस समय, हाँ, वैसे ही वो इतना ज़्यादा परेशान रहता है। हाँ। तो कई बार क्या होता है ये भी थोड़ा गर्म टाइप हुआ है। हाँ। इसकी जो तासीर है जो लोग बताते हैं, तो उसमें क्या होता है कि कई बार क्या लूज मोशन होना चालू हो जाता है। लेकिन एक बड़ी अच्छी बात यह है कि देखने में ये आया कि कई लोग बोलते थे कि इसमें लूज मोशन होते हैं, लेकिन बाद में ये कंडीशन बनी है कि डॉक्टर ने जब बोला है कि भाई आपको 10 कीमो लेना है, तो एक सकारात्मक रिजल्ट ये आया है कि वो जो व्यक्ति जो कैंसर का पेशेंट था, इसको जो लगातार ले रहा था जी, उसके 4 या 5 इस पे कीमो रुक गए। गुड। और डॉक्टर ने बोला कि ये हमारे लिए एक बड़ा एक चमत्कारी, हाँ, आश्चर्य थे सारे लोग। तो ऐसे हमारे पास में बहुत सारे ऐसे रिजल्ट आए हैं। बैतूल में कई ऐसे पेशेंट हैं जिसको डॉक्टर ने 4 साल पहले मना कर दिया था, वो आज भी बढ़िया स्वस्थ है। बहुत बहुत धन्यवाद शरणकर जी, लक्ष्मी तरु के विषय में इतनी बारीक जानकारी देने के लिए। और इस चैनल के माध्यम से हम हर उस शख्स का धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने ये लक्ष्मी तरु जैसे एक अमृत वृक्ष को जो है, अमृत पौधे को जो है अफ्रीका मूल से हमारे भारत देश में लाया। जो श्री रविशंकर जी और जो आपकी टीम है, उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका विशेष रूप से आभार। और हम आशा करते हैं कि ये जो आप लोगों का जो संकल्प है कि हर घर में एक पौधा हो, सिर्फ मध्य प्रदेश में ही नहीं, पूरे भारत में हर घर में ये पौधा होना चाहिए और कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी को हमारे यहाँ से समूल नष्ट करना चाहिए। बहुत बहुत थैंक यू सर।